ACCA students, Namaskar. I welcome you to the orientation session of Financial Management for September 2026 exams. सर, ये पूरा सेशन स्टार्ट करने के पहले आप हमें ये बता दीजिए कि ये सेशन में आप क्या डिस्कस करने वाले हैं, कौन से स्टूडेंट्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है, क्या हमें ये पूरा वीडियो देखना है या हम स्किप करके कोई दूसरा वीडियो देख लें। तो पहले लेट अस डिस्कस द एजेंडा ऑफ द सेशन जो आ रहा है आपके स्क्रीन पे। स्टार्टिंग विथ इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बहुत ही बेसिक और एक फंडामेंटल लेवल पे लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये सब्जेक्ट क्या है। देन सर, हम एसीसी का कोर्स कर रहे हैं एज अ सर्टिफाइड अकाउंटेंट। हमको अकाउंट्स आना चाहिए, ठीक है। हम एफआर पढ़ रहे हैं, एसबीआर पढ़ रहे हैं, हमने एफए भी पढ़ लिया है। और एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट चलो हमको ऑडिटिंग आना चाहिए, टैक्स आना चाहिए। बट वाई आर वी स्टडिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट? तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है कि हम फाइनेंस का सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं एज एन अकाउंटेंट, एज एन एसीसीए। तो वो हम क्लियर कर लेंगे। और यू विल ऑल्सो नो कि व्हाट आर द न्यू करियर पाथवेज जो आप अनलॉक करोगे आफ्टर यू बिकम एन एसीसीए। उसके बाद सर, हमारा सिलेबस पूरा क्या रहेगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, हम कैसे ये पेपर पास कर सकते हैं, बुक्स क्या रहेगी, कैसे रहेगी। सबसे इम्पोर्टेंट जो अपना डिस्कशन है कि अगर कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम लिख रहा है एफएम का, पास हो गया तो ग्रेट, बट अगर फॉर एनी रीज़न वो पास नहीं होता है तो जनरली उसका क्या रीज़न है। तो वी विल बी डिस्कसिंग दैट इन डिटेल सो दैट वी आर नॉट among those students who end up not passing the exam. टीचिंग मेथडोलॉजी या प्लान क्या रहेगा, हैंड रिटन नोट्स आप देंगे और अगर हाँ तो फिर वो कैसे रहेंगे हमको प्लीज़ बता दीजिए। हाइब्रिड सेशंस क्या है, इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम अ रेगुलर क्लास, एंड उसमें क्या कवर होता है। अ फाइनल नोट फ्रॉम माई एंड एंड एनी क्वेरी अगर आपका रहेगा तो वो हम लास्ट में ले लेंगे। तो ये पूरा अपना डिस्कशन है ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। एंड ये सितंबर एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है, बट दिस इज़ ऑल्सो इक्वली एप्लीकेबल फॉर दिसंबर एग्जाम्स। तो अगर आप सितंबर में प्लान कर रहे हो देन यू मस्ट वॉच दिस। अगर आप दिसंबर में प्लान कर रहे हो तब भी आपको ये देखना है, बट आज देखोगे या बाद में ये आप डिसाइड कर सकते हो। बट सितंबर स्टूडेंट्स, यू हैव टू वॉच दिस टिल द एंड। नाउ लेट अस स्टार्ट। सर, व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। नाउ पहले आप बोलो कि सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। बहुत ही बेसिक लेवल है कि फाइनेंस मतलब पैसा और मैनेजमेंट मतलब पैसों को हम मैनेज कैसे करेंगे। अब ये सब्जेक्ट आप पढ़ो या मत पढ़ो, थ्रू आउट द वर्ल्ड हर एक इंसान ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो ऑटोमेटिकली कर रहा है। आप, मैं, नो मैटर हु इट इज़, हम सबको पता है कि मनी इज़ अ लिमिटेड सोर्स, है ना। सबके पास है, बट हर किसी को और ज़्यादा चाहिए। क्यों चाहिए ज़्यादा? ऑफ कोर्स क्योंकि देयर इज़ अ लिमिटेशन। एंड उसके वजह से व्हाट वी एंड अप डूइंग इज हम बजटिंग करते हैं कि लेट अस से, जैसे मुझे याद है जब मैं छोटा सा था, ज़्यादा छोटा नहीं, मतलब मे बी कपल ऑफ ईयर्स बैक, 10-15 ईयर्स बैक, तो वी यूज टू गेट अबाउट, पूरे महीने के लिए हमको पॉकेट मनी मिलता था, है ना। तो वो एक 500 रुपये मिलता था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उतना याद नहीं है बट आई थिंक हाँ उतना ही मिलता था, ज़्यादा नहीं मिलता था। तो अब पूरा महीना हमको 500 रुपये में निकालना है। तो यू अंडरस्टैंड कि हर एक रुपया हम जहाँ पे स्पेंड करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो वो टाइम पे मेरे को याद था, वी यूज टू सेव अप, मी अलॉन्ग विथ माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्योंकि सबको थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता था। हम वो पैसों को बचा के हम वीडियो गेम के कैसेट्स लेते थे, नए गेम्स वाले। एंड देन मूवीज़ जब रिलीज़ होती थी तो वी यूज टू रेंट, है ना। वो आपको सीडी या डीवीडी रेंट पे मिलती थी, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए। तो जाओ, कौन सा मूवी देखना है सेलेक्ट करो, घर लेके आओ वो प्लेयर में, टीवी, वो वॉच दैट वीडियो, वॉच दैट मूवी इनफैक्ट, और फिर जाके वापस से वो उसको रिटर्न कर दो। तो ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे हम पैसा स्पेंड करते थे, वी यूज टू बी वेरी केयरफुल कि ये पैसा हम कहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स मेरे को पता है कि आप लोग भी, आपको अगर इफ़ यू वर्किंग आपको सैलरी आता होगा, या फिर अगर आप पढ़ रहे हो तो
कोई दूसरे सिटी में हो तो आपको हर महीने कुछ ना कुछ आपके पेरेंट्स गार्डियन आपको कुछ ना कुछ पैसा देते होंगे। तो वी आर वेरी केयरफुल एज टू वेयर वी आर स्पेंडिंग दैट मनी, कि ये मैंने क्या करना है, मेरे को क्या सेव करना है, मेरे को क्या नया खरीदना है, वेदर इट इज शॉपिंग एंटरटेनमेंट वॉट एवर इट इज। तो ये कहीं ना कहीं हम सब कर रहे हैं। तो सर ये वाले सब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, हम लोग भी वही चीज़ करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बट फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव। बिजनेस इज अवर कोर एरिया। तो एक बिजनेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो ब्रॉड ब्रॉड क्लासिफिकेशन आप ये समझो कि एक बिजनेस को प्राइमरी एक्टिविटीज जो एक फाइनेंस मैनेजर करता है। नाउ व्हाट इज अ फाइनेंस मैनेजर, हु इज अ फाइनेंस मैनेजर, ये पूरा सब्जेक्ट जब आप पढ़ोगे तो आपको हमेशा एज अ फाइनेंस मैनेजर सोचना है। तो फाइनेंस मैनेजर इज दैट पर्सन जो बिजनेस के छोटे मोटे डिसीजंस लेता है विद रिगार्ड्स टू फाइनेंस। तो जो दो एक्टिविटीज आप करोगे ये वाले सब्जेक्ट में, वो फर्स्ट तो है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स मतलब मेरे को अगर बिजनेस में पैसा चाहिए तो वो पैसा मैं कहाँ से लेके आऊँगा, क्या मैं इक्विटी से लूँगा या डिवेंचर्स या डेट से लूँगा, या फिर मैं प्रेफरेंस से लूँगा, मैं लॉन्ग टर्म से लूँगा, शॉर्ट टर्म से लूँगा, बैंक से लूँगा, मेरे रिलेटिव्स या दोस्तों से लूँगा, कहाँ से आप वो बिजनेस में पैसा लेके आओगे, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फिर वो पैसा आने के बाद उसको मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा, जिसको हम बोलते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। तो प्राइमरीली आप यही करोगे बिजनेस में। आपको पहले तो आप ये बोलो कि कोई भी बिजनेस को पैसा क्यों चाहिए। ऑफ कोर्स सर मेरे को बिजनेस, अगर ऑलरेडी मेरा बिजनेस है तो वो बिजनेस चलाने के लिए मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को बिजनेस को बढ़ाना भी है, प्रॉफिट्स बढ़ाना है, तो बिजनेस को ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए। अब ये जो ग्रोथ है, आप या तो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हो, या फिर अगर आप ऑलरेडी आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तो आप नए मार्केट्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। लेटेस्ट से अगर आप सिर्फ एक स्टेट में अभी आपका बिजनेस है तो आप उसको मल्टीपल स्टेट्स में लेके जा सकते हो, इवन मल्टीपल कंट्रीज। या फिर और मैं कैसे ग्रोथ कर सकता हूँ, मैं कोई दूसरे बिजनेस को एक्वायर भी तो कर सकता हूँ। लेटेस्ट से मेरा कोई कॉम्पिटिटर है, छोटा कॉम्पिटिटर है, बट काफ़ी सारा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारे मेरे कस्टमर्स वो ले रहा है बिकॉज ऑफ कंपटीशन और रेट्स वट एवर इट इज़। तो अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो आई कैन एक्वायर दैट कंपनी। तो ये सब आर डिफरेंट वेज जिससे आप ग्रो कर सकते हो, और इसके लिए मेरे को क्या चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए। तो वो पैसा कहाँ से लाना है, वो ये वाला है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। और एक बार पैसा आ गया तो आप कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, और जहाँ इन्वेस्ट करोगे क्या आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है, हाँ नहीं, वो सब हम डिस्कस करेंगे कहाँ पे, इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये बहुत ही एक बेसिक फंडामेंटल डिस्कशन है। एंड एवरी बिजनेस नो मैटर हाउ स्मॉल इट इज़ हाउ बिग इट इज़, आपको पता है पैसों के बिना तो कुछ भी नहीं चलता दुनिया में। तो वेदर वो बिजनेस हो, हमारा पर्सनल लाइफ हो, कुछ भी रहो, विदाउट मनी नथिंग कैन सस्टेन। तो बिजनेस के कोई भी बिजनेस फेल होने का रीज़न, अगर आप कभी भी स्टडी करो, बहुत सारे बिजनेसेस फेल होते हैं, उन उसका प्राइमरी कंसर्न या प्राइमरी रीज़न क्या है, कि भाई वो लोगों ने पैसों को बराबर मैनेज नहीं किया था, या तो बहुत सारा पैसा आइडल पड़ा है, या जो जहाँ से मैंने पैसा लेके आया वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जहाँ मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो प्रॉफिटेबल नहीं है। तो ले दे के पैसों का ही प्रॉब्लम है जिसके वजह से बिजनेसेस जनरली शट डाउन। तो बहुत ही बेसिक सा डिस्कशन है अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। इन डिटेल ऑफ कोर्स मैं आगे आपको थोड़ा सा सिलेबस बताऊंगा, तब बोलूंगा कि हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली। देन सर अभी हम तो पढ़ रहे हैं एसीसी है, तो आप ये समझा दो कि हमको फाइनेंस का सब्जेक्ट इतना क्यों इंपॉर्टेंट है एज एन एसीसी। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, या मैं ले सकता हूँ कि लास्ट एक आध आप 10 साल ले लो, लास्ट डेकेड। यू टेल मी, 10 साल पहले अगर किसी को भी सेविंग्स करना रहता था तो वो कहाँ पे जाके अपना पैसा सेव करता था। मोस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल, इंडिया ही ले लो आप, मोस्ट ऑफ द पीपल बैंक में एफडी में पैसा जमा करते थे, या फिर वो शायद गोल्ड लेते थे, सोने में इन्वेस्ट करते थे। अगर ठीक है किसी के पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है तो वो रियल एस्टेट या कोई वो लैंड वगैरह परचेज कर सकता था, बट आई एम टॉकिंग फॉर जनरल। तो या तो मैं बैंक में पैसा डालूंगा या फिर मैं गोल्ड ले लूंगा। अब आप बोलो लास्ट 10 ईयर्स में हाउ डिड दैट चेंज। आज अगर आपके पास थोड़ा पैसा है, अगर आपको वो पैसा इन्वेस्ट करना है, या यू सी योर फ्रेंड्स योर कॉलीग्स
वो लोग कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं? बैंक एफडी अगर आप किसी को बोलोगे तो दैट वाज अ प्रीवियस जनरेशन। आजकल मोस्ट ऑफ द पीपल या तो वो लोग खुद से कोई कोई शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, तो आप कोई इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर आप म्यूचुअल फंड में एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, हर महीना आपका एसआईपी कट होता है, काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स हैं। तो या तो यू आर इन्वेस्टिंग इन इक्विटी मार्केट्स और यू आर इन्वेस्टिंग इन दोज मार्केट्स थ्रू म्यूचुअल फंड्स, या अगर आप गोल्ड या सिल्वर में भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप डिजिटली सब कुछ कर रहे हो। तो ये जो एक शिफ्ट है, इसके वजह से ट्राई टू अंडरस्टैंड एक पूरा बिजनेस डेवलप हो चुका है जो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जैसे म्यूचुअल फंड्स का बिजनेस, इक्विटी रिसर्च, इन्वेस्टमेंट्स का बिजनेस, एंड जो मैंने बोला ये जो एफएम का सब्जेक्ट है, ये भी इफ़ यू गो बैक 10-15 ईयर्स, जो छोटे मोटे बिजनेस थे वहाँ पे मोस्टली जो ओनर्स है या जो प्रोप्राइटर्स है, पार्टनर्स थे, उनको लगता था भाई पैसा मैनेज करना तो कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ है ही नहीं, वो लोग खुद ही पैसों को मैनेज कर लेंगे, क्योंकि मनी इज़ वन थिंग जो जिसके लिए वी डोंट ट्रस्ट एनीबडी एल्स। आप आज भी देखोगे, आप कोई भी ग्रोसरी शॉप चले जाओ या कोई एक छोटा मोटा रेस्टोरेंट चले जाओ, जो गल्ले पे बैठता है, जो कैश काउंटर पे बैठता है, वो तो हमेशा ओनर ही रहता है। बहुत कम ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे दे आर यूजिंग कंप्यूटर्स और कैमराज, और जहाँ पे ठीक है किसी को बिठा के रखे और वो लोग रोज़ का रोज़ हिसाब देख लेते हैं, बट मोस्टली कैश काउंटर पे तो ओनर्स ही बैठेंगे। तो ये जो अब जो शिफ्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ डिजिटाइजेशन, कि भाई ओनर नहीं बैठ रहा है, हम किसी और को बिठा रहे हैं, अब पैसों को मैनेज करने के तरीके हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, सो दैट बिजनेस में हम और बेटर तरीके से इन्वेस्ट कर सके। ये सब हो रहा है इन टुडेज वर्ल्ड एंड टुडेज बिजनेसेस। सो फॉर द एंटायर फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्कोप, ओवरऑल स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसीलिए फाइनेंस डोमेन में देर आर अ लॉट ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज जो आज तक कौन एक्सप्लोर कर रहा था, प्रोबेबली जो एमबीए कर रहा है, वो एमबीए का फाइनेंस करके वो ये फील्ड में एंट्री मारता था, या अब जैसे सीएफए का एक कोर्स है, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, तो सीएफए करके वो लोग ठीक है इक्विटीज़ में या म्यूचुअल फंड में या वहाँ पे वो डोमेन में एंट्री मारते थे। बट कोई भी कंपनी हो गया, बैंक्स हो गए, वहाँ पे अब जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सो दैट इज़ वाई वेदर इट इज़ एसीसीए और एनी अदर कॉमर्स कोर्स, आप सीएमए ले लो, इंडिया का सीएमए, यूएस सीएमए, या आप इंडिया का सीए ले लो, all these courses now are focusing on financial management and how we can start our careers in this particular domain। इसीलिए भी ये वाला सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अस। तो अब आप देखो स्कोप, जो पूरा फाइनेंस का स्कोप है वो कैसे बढ़ गया। हर कंपनी में, हर बैंक में, बैंक का तो काम ही क्या है, पैसे लेना और पैसे देना, तो वहाँ पे तो फाइनेंस का 101% काम रहेगा। हर जगह पे ये जो सबसे टॉप ऑफिसर है वो है सीएफओ। आपको पता है कंपनी का सबसे द बिगेस्ट पोजीशन, एक तो रहेंगे शेयर होल्डर्स, जिसने पैसा इन्वेस्ट किया है, वो लोग अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जो ओवरऑल फंक्शनिंग देखते हैं कि भाई भाई बिजनेस बराबर चल रहा है नहीं चल रहा है, बट वो बिजनेस को मैनेज कौन करता है, वो तो मैनेजमेंट है। अब मैनेजमेंट में सबसे बड़ा द टॉप पोजीशन इज सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, ये पूरा बिजनेस को संभालते हैं, कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा है। और इनके साथ में जो पैसा संभालता है वो है सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो कहीं ना कहीं सीईओ के लेवल पे या सीईओ का नेक्स्ट पर्सन जो है वो सीएफओ है, क्योंकि पैसों के बिना सीईओ भी क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता है, पैसे तो हर चीज़ के लिए चाहिए। तो एवरी कंपनी हैज़ दिस फाइनेंस डिपार्टमेंट इन टुडेज सिनेरियो, एंड हर बैंक में रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप एज अ फाइनेंस करियर देख सकते हो तो एवरी कंपनी इज़ अ पोटेंशियल कंपनी फॉर यू टू स्टार्ट योर करियर। अपार्ट फ्रॉम कंपनीज एंड बैंक्स, अगर मैं देखूं इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, जैसे मैंने बोला हम अपना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स पे, इक्विटीज़ में, तो वहाँ पे कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करना है, वहाँ पे रिसर्च एनालिस्ट है। म्यूचुअल फंड मैनेजर्स, आप म्यूचुअल फंड में एंट्री मार सकते हो कि भाई लोगों का पैसा मैं मैनेज कर रहा हूँ। फिर आता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मैंने ऊपर आपको समझाया था कि हर बिजनेस को पैसा चाहिए ना, हाँ, अब वो पैसा मैं कहाँ से रेज करूँगा, दैट वाज अ क्वेश्चन। सो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, ये लोग आपको हेल्प करेंगे कि आप पैसा कहाँ से उठा सकते हो। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड।
देन कमिंग टू वैल्यूएशंस, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, मैंने बोला था अगर आपको चाहिए तो आप आपके कॉम्पिटिटर को एक्वायर कर सकते हो। तो अगर आपको कोई बिजनेस को परचेज करना है तो उसको वैल्यू भी तो करना पड़ेगा कि भाई मैं उसको 1 करोड़ दूं, 10 करोड़ दूं या 100 करोड़ दूं, कितने में वो रेडी हो जाएगा बिजनेस मेरे को बेचने के लिए। तो वहां पे आता है वैल्यूएशंस। मर्जर मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ मर्ज होके दे आर बिकमिंग अ बिगर एंटिटीज। तो आए दिन न्यूज़ में भी आप ये सब देखते रहते हो कि भाई फलाने कंपनी ने इसको एक्वायर कर लिया। तो वो एक्वायर करने के पहले बहुत सारा डिस्कशन कैलकुलेशन होता है और वहाँ पे किसका ज़रूरत है, ऑफ कोर्स फाइनेंस टीम की। एंड देन कमिंग टू इंटरनेशनल फाइनेंस, most of the companies in today's world they deal in what डिफरेंट कंट्रीज। एंड अगर अलग अलग कंट्री आ गया तो ऑफ कोर्स करेंसीज भी चेंज हो गया। अगर इंडिया में कोई बैठा है उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए फॉरेन करेंसी जैसे डॉलर्स हो गया या एनी अदर फॉरेन करेंसी दैट बिकम्स रेलिवेंट। तो इंटरनेशनल फाइनेंस में वो सब कवर हो जाएगा कि भाई बाहर से पैसा लेना है, बाहर अगर मेरे को कुछ बेचना है कुछ करना है तो फिर क्या करना चाहिए। तो वो एक बहुत बड़ा डोमेन है। तो यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज डोमेन्स आर नाउ अवेलेबल इन फाइनेंस और हम यहाँ से हमारा करियर स्टार्ट कर सकता है। तो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, फाइनेंसिंग, पैसा कहाँ से उठाना है, फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज, हेडजिंग, हर चीज़ आप ये जो आप कुछ भी चीज़ कर लो हर चीज़ में रिस्क रहता है। ठीक है, पैसा उठाना है तो भी रिस्क है, पैसा इन्वेस्ट करना है तो भी रिस्क है, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी का वैल्यू ऊपर नीचे होता है उसमें रिस्क है। तो वो रिस्क को कैसे मैनेज करना है उसको ही मैं बोलता हूँ हेडजिंग। मैं क्या, जनरली सब लोग बोलते हैं उसको हेडजिंग। फिर बिजनेस वैल्यूएशंस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, तो ये बहुत बड़ा अपना स्कोप है फाइनेंस में। और मैं आपको क्विकली ये भी बता देता हूँ कि भाई ये जो दुनिया की बड़ी बड़ी जो फाइनेंशियल फर्म्स है, वेदर इट इज़ इन्वेस्टमेंट बैंक्स, वेदर इट इज़ कंसल्टिंग फर्म्स, वो कौन कौन है। एक तो है वो कंपनीज जो आपको स्ट्रैटेजीज बना के देती है। अब स्ट्रैटेजी का मतलब क्या हो गया, मतलब अगर आप किसी को एक्वायर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कोई नए बिजनेस में एंट्री मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए नहीं करना चाहिए, नए कंट्री को एक्सप्लोर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये जो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट डिसीशंस है उसके लिए ये बहुत बड़े फर्म्स है जैसे मैकेंजी हो गया, बीसीजी ग्रुप हो गया आपका, बेन एंड कंपनी। अपार्ट फ्रॉम दीज वी आर ऑल्सो हैव बिग फोर, ये आपको पता ही है, डेलोइट है, पीडब्ल्यूसी, ईवाई, केपीएमजी। नाउ दे ऑल्सो हैव फाइनेंशियल विंग्स। ठीक है, ये लोग अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, कंसल्टेंसी वो उनका डोमेन है, बट फाइनेंस भी उनका बहुत एक इम्पॉर्टेंट डोमेन है। तो यहाँ पे देयर इज अ स्कोप। कमिंग टू इन्वेस्टमेंट बैंक्स, मैंने बोला था अगर आपको पैसा रेज करना है, क्या मैं कंपनी का आईपीओ लेके आऊँ या डेट से पैसा रेज करूँ या प्रेफरेंस से रेज करूँ, कैसे मेरे को पैसा उठाना है। गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, सिटी ग्रुप, बैंक ऑफ अमेरिका, ये तो चलो दुनिया की कंपनीज हो गए। कमिंग टू इंडिया, कोटक इन्वेस्टमेंट, एक्सिस कैपिटल, आईआईएफएल, जेएम फाइनेंशियल्स, ये पूरे कंपनीज दे हेल्प यू इन रेजिंग मनी। एंड अंडरस्टैंड ये सब जगह पे आपका भी एंट्री हो सकता है इफ़ यू हैव अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ फाइनेंस। आप एसीसी कर लो, फाइनेंस मतलब प्रोफेशनल लेवल में इफ़ यू डू एएफएम जो आपका एक पेपर है उसके थ्रू बहुत इजी है आपको ये सब में एंट्री मारना। एंड यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एल्स। इंडिया में ही अगर आप इंडियन स्टूडेंट तो इंडिया में ऑलमोस्ट ऑल द टॉप सिटीज़ वेदर इट इज़ मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, इन सब के ऑफिसेस कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स अगर आप कोई दूसरे कंट्री से हो तो यू नो कि एवरी कंट्री हैज़ दीज कंपनीज देयर। ठीक है, सो इट इज़ अ वेरी बिग स्कोप एंड अ स्टार्टिंग और अ स्टेपिंग स्टोन फॉर यू। तो आई होप यू अंडरस्टूड कि सर हम एज एन एसीसी एफएम क्यों पढ़ रहे हैं और इसमें करियर में कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, और अगर करना है तो फिर आगे प्रोफेशनल लेवल में मेरे को क्या करना चाहिए। कमिंग टू द सिलेबस ब्रेकडाउन कि सर ठीक है अब हम वो करेंगे नहीं करेंगे वो तो आगे की बात है, अभी मेरे को स्किल लेवल कंप्लीट करने के लिए तो एफएम पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, तो आप मेरे को बता दो कि इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, बुक्स वगैरह क्या है, वो एक एक बार हम देख लेते हैं। कमिंग टू सब्जेक्ट ओवरव्यू, टोटली आपके 7 पार्ट्स है। देर आर 7 पार्ट्स इन योर एंटायर एफएम सिलेबस या सब्जेक्ट। पार्ट ए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन, ये एक थियरी टॉपिक है।
वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन की फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, एज अ फाइनेंस मैनेजर आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सब यहाँ पे इट इज़ डिस्कस्ड। देन पार्ट बी फाइनेंशियल मैनेजमेंट एनवायरनमेंट। अगेन ये फाइनेंस डिपार्टमेंट या फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हम एनवायरनमेंट से कैसे लिंक करेंगे। एनवायरनमेंट मतलब इट कैन बी इंटरनल एनवायरनमेंट या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल जैसे कंट्री, ग्लोबल। फॉर एग्जांपल अगर मैं कंट्री ले लूँ तो कंट्री, एवरी कंट्री कम्स अप विथ व्हाट, वो उनके बार बार इंटरेस्ट रेट चेंज होते रहते हैं। हर कंट्री का हर साल का बजट आता है, बजट में किस इंडस्ट्री को वो पैसे एलोकेट कर रहे हैं वो लोग बोलेंगे। देर इज फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, अ लॉट ऑफ पॉलिसीज जो कंट्री या कंट्री के गवर्नमेंट्स दे कम अप विथ एवरी ईयर, वो मेरे बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट करेगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगेन इट इज़ अ थियोरिटिकल टॉपिक जहाँ पे हम समझेंगे कि भाई एनवायरनमेंट के वजह से या एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट की वजह से मेरा फाइनेंस कैसे चेंज हो सकता है, और एज अ फाइनेंस मैनेजर मेरे को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये दो थियरी टॉपिक्स हो गए। देन कमिंग टू सी, पार्ट सी विच इज़ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब देखो जनरली जो मेरा कैपिटल है, कैपिटल मतलब जो पैसा मैं यूज़ कर रहा हूँ बिजनेस को चलाने के लिए। तो लेट अस से आपने 10 लाख पैसा उठाया है बिजनेस चलाने के लिए। अब ये जो 10 लाख है आप क्या करते हो, आप इन पैसों को पहले तो मैं कैटेगराइज कर देता हूँ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मतलब आप थोड़ा पैसा किस में इन्वेस्ट करोगे, एसेट्स में, वेदर इट इज़ प्लांट मशीन और एनी अदर फिक्स्ड एसेट्स, कंप्यूटर वगैरह। तो आपका पैसा, मोटा पैसा तो इन्वेस्ट हो जाता है एसेट्स में, बट वो एसेट्स को चलाने के लिए भी तो मेरे को पैसा चाहिए। हाँ सर, रॉ मटेरियल परचेज करना है, सैलरीज का पेमेंट करना है, रेंट का पेमेंट करना है। तो मेरे को काम करने के लिए, रोज़ काम करने के लिए वर्किंग कैपिटल, उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, वर्क करने के लिए जो पैसा चाहिए वो वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो अगर मैंने 10 लाख रुपए उठाया है तो 8 लाख अगर फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट कर दिया तो 2 लाख तो वर्किंग कैपिटल में तो इन्वेस्ट किया है। हाँ, अब वो पैसों को आपको मैनेज करना सीखना है। ये 8 लाख को कैसे मैनेज करेंगे और ये 2 लाख को कैसे मैनेज करेंगे। तो ये 2 लाख का मैनेजमेंट हम सीखेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में। फिर आता है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। जैसे अगर आपने फिक्स्ड एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट करना है तो लेट अस से आपके पास 2-3 ऑप्शन है, आप या तो मशीन ए ले सकते हो, मशीन बी ले सकते हो। तो आप कौन सी वाली मशीन लोगे उसको हमको डिसाइड करना पड़ता है। तो वो हम सीखेंगे यहाँ पे कि इन्वेस्टमेंट तो करना है बट काफ़ी सारे जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसको हम अप्रेज कैसे करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे विच वन इज़ गुड फॉर आवर कंपनी, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। दैट इज़ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। पूरे आपके सिलेबस में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरी एग्जाम आपको यहाँ से क्वेश्चन 110% आएगा। देन कमिंग टू बिजनेस फाइनेंस। अब आपको इन्वेस्ट करने के लिए पैसा चाहिए, रोज बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा उठाऊं कहाँ से, बस वही है बिजनेस फाइनेंस, फ्रॉम वेयर यू विल रेज मनी और प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। फिर आ जाता है बिजनेस वैल्यूएशन। जैसे ऊपर डिस्कस किया था, कोई बिजनेस को अगर खरीदना है तो उसको वैल्यू करना पड़ेगा, तो वो भी हम ये यहाँ पे सीखेंगे। फिर यहाँ पे बहुत ही बेसिक लेवल है, मतलब स्किल लेवल के पेपर पे इट इज़ अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन। जब आप AFM करोगे आपके प्रोफेशनल लेवल, तब वहाँ पे बहुत ज़्यादा या डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस वैल्यूएशंस वी विल सी ओवर देयर। देन कमिंग टू रिस्क मैनेजमेंट। अब यहाँ पे जनरली स्टूडेंट्स को क्या लगता है, सर हम रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ यहीं पे पढ़ रहे हैं, बट ऐसे नहीं है। आप कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो, आप वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा ले लो, आप जहाँ से भी पैसा उठा रहे हो हर चीज़ में रिस्क है। प्लस जैसे मैंने बोला, गवर्नमेंट का कुछ भी नया आता है, एनी पॉलिसी दैट गवर्नमेंट ब्रिंग्स इन, उसमें भी आपको रिस्क हो सकता है। तो रिस्क तो हर लेवल पे है, और जिधर का रिस्क हम वहाँ वहाँ पे पढ़ लेंगे। मतलब इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का रिस्क मैं वहाँ कवर कर लूँगा, बिजनेस फाइनेंस का रिस्क मैं वहाँ कवर कर लूँगा। तो अब ये वाला जो रिस्क है सर, यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे स्पेसिफिकली देर आर 2 more टाइप्स ऑफ रिस्क विच इज कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, विच इज फॉरेन करेंसी रिस्क। अगर आप फॉरेन करेंसी में ट्रेड मतलब डील करते हो, या तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, या फिर आपने पैसा कोई दूसरे देश से उठा रखा है, या यू हैव इन्वेस्टेड योर मनी इन सम अदर कंट्री, तो आप फॉरेन करेंसी में डील कर रहे हो। हाँ, और फॉरेन करेंसी का बिगेस्ट रिस्क क्या है, लेट अस से आज अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है कहीं पे, लेट अस से आपने $1000 इन्वेस्ट कर दिया, आज $1 अगर मैं बोल दूँ 100 रुपये का है, तो रिस्क क्या है,
आपका इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट तो बढ़ रहा है, बट कल के दिन अगर डॉलर का वैल्यू हो जाए 95 रुपीज़, तो आपको तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, क्योंकि बैठे बैठे जब आप वापस से कन्वर्ट करोगे आपको कम रुपीस मिलेगा ना। तो इसको हम बोलते हैं रिस्क, फॉरेन करेंसी रिस्क। इसको कैसे हम मिटिगेट करेंगे, इसको कैसे हम हेज करेंगे, वो सब हम सीखेंगे ये वाले चैप्टर में। फिर एक और रिस्क होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। फॉर एग्जाम्पल, लेट से आपको पैसा उठाना है, आज मार्केट में आपको 8% पे लोन मिल जाएगा, ठीक है सर, बट आपको आज पैसा नहीं उठाना है। लेटेस्ट से आपको पैसा उठाना है आफ्टर 6 मंथ्स, 6 महीने बाद में प्रोजेक्ट करूंगा तो ऑफकोर्स तभी पैसा उठाऊंगा। आज अगर उठा लूँ तो फिर मेरे को ब्याज तो आज से ही शुरू शुरू हो जाएगा, तो नो कंपनी विल डू दैट। 6 महीने बाद चलो भाई हम लोन ले लेंगे। बट आपको लगता है जो भी पॉलिसी चेंज हुआ है, ठीक है, गवर्नमेंट का या जो आपका बैंक रहता है, एवरी कंट्री हैज़ देयर हाईएस्ट बैंक, जैसे इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, दे विल कीप ऑन चेंजिंग द इंटरेस्ट रेट्स डिपेंडिंग ऑन द इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, लॉट ऑफ फैक्टर्स जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट चेंज होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई 6 महीने बाद शायद इंटरेस्ट रेट 9% हो जाएगा, तो अभी आप बोलो क्या आपके लिए लॉस है? हाँ सर, आज तो सस्ते में मिल रहा है लोन और 6 महीने बाद ये 9% हो जाएगा, तो अब ये भी तो रिस्क हो गया एक तरीके से। यस, इसको कैसे हम मिटिगेट करेंगे, इसको कैसे हम मैनेज करेंगे, तो ये सब हम पढ़ेंगे रिस्क मैनेजमेंट में। तो आई होप दी एंटायर सिलेबस ब्रेकडाउन इज क्लियर कि हम हर पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं। कमिंग टू एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर, तो सर अब एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? मोस्टली ऑलमोस्ट जो दूसरे स्किल लेवल के पेपर्स है उसका भी यही है कि सेक्शन ए, जिसमें आपको 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स, तो 30 मार्क्स आपको सेक्शन ए से आएगा। और ये जो 15 क्वेश्चन आएंगे ना, ये जो आपका पूरा सिलेबस है 7 पार्ट्स है, दीज आर 7 पार्ट्स। ये 15 क्वेश्चन आपको पूरे सिलेबस से कहीं से भी आ सकते हैं, मतलब पूरे 7 पार्ट्स में से दे कैन आस्क यू फ्रॉम एनीवेयर। ओके सर। सेक्शन बी, यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन आएंगे, बेसिकली ये 3 केस स्टडीज है। सो 3 केस स्टडी आएगी, हर केस स्टडी में वो लोग 5 क्वेश्चन पूछेंगे, सो देर विल बी 1 केस स्टडी, ठीक है। एक कंपनी के बारे में पूरा आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, फिर आपको 5 क्वेश्चन पूछेंगे, 1 2 3 4 5, तो एवरी क्वेश्चन अगेन विल कैरी 2 मार्क्स, तो एक केस स्टडी आपको 10 मार्क्स का आएगा। ऐसे कितने केस हो गए? 3 केस स्टडीज आएंगे। तो अगेन अगर मैं क्वेश्चंस देखूं तो 15 क्वेश्चंस आएंगे आपको, 2 मार्क्स ईच, अगेन 30 मार्क्स। और ये जो केस स्टडी है, वापस से पूरा सिलेबस एरिया आपको कहीं से भी ये केस स्टडी वो लोग बना के पूछ सकते हैं। नाउ इसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे सर, आप एक बार ये बता दो, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है क्या ये एमसीक्यू आएगा? एक क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन देंगे और बोलेंगे चूज द करेक्ट आंसर। हाँ ऐसे आता है, बट सिर्फ ऐसे नहीं आएगा, देर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट दे आस्क। मैं आपको थोड़े से वेराइटी एक बार बता देता हूँ। अब जैसे ये है एक क्वेश्चन, दिस इज लाइक 1 क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन में इसने बोल दिया है कि व्हाट विल बी रिडक्शन इन इन्वेंट्री हेल्ड, 4 ऑप्शन दिया है, कोई भी एक ऑप्शन करेक्ट रहेगा, तो ये तो आपका हो गया नॉर्मल एमसीक्यू, चूज द करेक्ट आंसर। इसमें एक और वेराइटी देखो, अगेन 4 ऑप्शन दिया है बट पूछा है विच 2 ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट डिस्क्रिप्शंस ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल, मतलब ये चारों में से कोई 2 आंसर करेक्ट है। तो अगर लेटेस्ट से आपने ये और ये सेलेक्ट किया है, बट एक्चुअल इसका जो आंसर है, जो करेक्ट आंसर है वो है ये और ये, तो आपका एक आंसर तो करेक्ट हो गया और एक आंसर गलत हो गया। डज दैट मीन आपको 1 मार्क मिलेगा 2 मार्क में से? नहीं, अगर आपका एक भी गलत है तो यू विल गेट 0। सो या तो आपको 2 मार्क मिलेंगे या 0 मिलेगा, 1 मार्क नहीं मिल सकता है। सो दोनों करेक्ट है तो ही मार्क्स मिलेगा, अगर एक करेक्ट है एक गलत है तो अगेन योर आंसर इज टोटली रॉन्ग। दिस इज अनदर वेराइटी। और एक क्या वेराइटी है सर, आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे देंगे और फिर पूछेंगे भाई, जैसे जैसे ये कैलकुलेशन टाइप क्वेश्चन है कि भाई इसमें कितना मिलियन, तो आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, या तो 10 मिलियन आ जाएगा या फिर 121 मिलियन आएगा, तो यू विल हैव टू एंटर, आपको की इन करना पड़ेगा आपका न्यूमेरिकल यहाँ पे। एक और वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है जहाँ पे हम बचपन में करते थे मैच द फॉलोइंग, हाँ तो अब जैसे ये हो गया मैच द फॉलोइंग, बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, हम मैच द फॉलोइंग में यहाँ पे मेरे को 5 क्वेश्चन रहते थे और 5 आंसर रहते थे, यहाँ पे इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको 5 5 दे देंगे। अब
आपको मैच करना है, ये 45 डेज शायद इसका हो सकता है, ये 51 शायद इसका हो सकता है, और फिर ये 57 इसका हो सकता है। तो ये दो, तो इसका तो कोई आंसर है ही नहीं। अगेन इसमें भी आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे, सब कुछ तीनों भी करेक्ट आएगा तो ही आपको 2 मार्क मिलेंगे। अगर एक या दो करेक्ट हो गया, एक गलत हो गया, तो फिर यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स। तो आई थिंक एक आपको रफ आइडिया आ गया कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछेंगे। देन कमिंग टू सेक्शन बी क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला था आपको केस स्टडी आएगा, तो एक आपको पूरा केस स्टडी वो लोग बना के दे देंगे कंपनी के बारे में, और फिर वो केस स्टडी के ऊपर दे विल आस्क यू 5 क्वेश्चंस। अब यहाँ पे तो मैंने सिर्फ 3 लिए, बट एक्चुअली में आपको 5 क्वेश्चन आएंगे। अगेन वो जो 5 क्वेश्चंस है उनका वैरायटी जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया वैसे हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे पूछ दिया, आपको 3 ऑप्शन दिया और पूछा कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या है, सिर्फ 1 करेक्ट आंसर है या 1 और 2 दोनों करेक्ट है, 1 2 3 तीनों भी करेक्ट है, या सिर्फ 2 एंड 3 है। तो अगेन दिस इज चूज द करेक्ट आंसर, बट आपको बोलना है कि कौन से 3 पॉइंट करेक्ट है। फिर ये नॉर्मल चूज द करेक्ट आंसर हो गया और ये भी नॉर्मल चूज द करेक्ट आंसर हो गया। बट केस स्टडी में भी यू कैन गेट क्वेश्चंस लाइक दिस, ऐसे टाइप के विच टू ऑफ द फॉलोइंग, और ऐसे भी आपको केस स्टडी में दे कैन आस्क यू द क्वेश्चंस। तो ये तो हो गया हमारे क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे। तो ये आपके 60 मार्क्स हो गए जो आपको पूरे सिलेबस में कहीं से भी आ सकता है। कमिंग टू सेक्शन सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको 2 कंस्ट्रक्टिव रेस्पॉन्स क्वेश्चंस मिलेंगे। अब सर व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टिव रेस्पॉन्स क्वेश्चन? दिस इज ऑल्सो लाइक अ केस स्टडी बट अ बिगर केस स्टडी। यहाँ पे जो केस स्टडीज है वो छोटे से केस स्टडीज है, यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन आएंगे। तो जो क्वेश्चन आएगा वो एक बड़ा सा आपको बड़ा केस मिल जाएगा, उसका 1 केस स्टडी या 1 कंस्ट्रक्टिव रेस्पॉन्स क्वेश्चन विल कैरी 20 मार्क्स। तो ऐसे 2 क्वेश्चन पूछेंगे 40 मार्क्स। अब सर इसमें ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, अब इसमें कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन वो पूछेंगे उसके लिए दे विल गिव यू अ स्प्रेडशीट, जैसे MS एक्सेल हो गया, गूगल शीट हो गया। दीज आर द वेराइटीज ऑफ स्प्रेडशीट। आपको एग्जाम में, अब ये तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है तो वहाँ पे आपको एक स्प्रेडशीट मिल जाएगा। तो स्प्रेडशीट आपको मालूम है ऐसे रहता है, लॉट ऑफ रोज लॉट ऑफ कॉलम्स, और यहाँ पे आपको आपका न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं, धीरे धीरे जब आप करोगे कोर्स आप समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे आपको थियरी क्वेश्चन भी पूछते हैं, जो थियरी क्वेश्चन पूछेंगे वो उसमें आपको दे देंगे डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट, जैसे MS वर्ड हो गया या गूगल डॉक्स हो गया। तो आपको एक डॉक्यूमेंट दे देंगे, वहाँ पे आपको टाइप करना है आपका पूरा आंसर, जो आपका थियरी आंसर है वो आपको की इन करना या टाइप करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्टिव रेस्पॉन्स या तो आप स्प्रेडशीट में सॉल्व कर रहे हो या वर्ड डॉक्यूमेंट में सॉल्व कर रहे हो। अब यहाँ पे एक अ लिटिल डिफरेंट थिंग दैट आई थिंक जो दूसरे सब्जेक्ट्स में भी नहीं है, वो ये है कि ये जो आपको 2 केस स्टडी या कंस्ट्रक्टिव रेस्पॉन्स के क्वेश्चंस आएंगे वो सिर्फ या तो पार्ट सी या पार्ट डी या पार्ट ई सिर्फ यहीं से आ सकता है। ओनली फ्रॉम दिस एरिया यू विल गेट दोज 2 क्वेश्चंस। मतलब यहाँ से और यहाँ से सेक्शन सी के क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे। ये दिस इज एज पर योर ACCA एग्जामिनेशन गाइडलाइंस। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप यू कैन सी दिस, आपको ACCA बुक या ACCA के प्लेटफॉर्म पे भी ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और वहाँ से भी यू कैन वेरीफाई दिस। सो दीज 3 पार्ट्स यू अंडरस्टैंड कि अब ये कितना इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए, कौन सा C, D एंड E। और आप ये समझो कि आपका पूरा सिलेबस का ऑलमोस्ट 60 to 70% जो सिलेबस है वो सिर्फ ये 3 चैप्टर ही है, बाकी पूरा मिला के 30% में फिनिश हो जाएगा। पासिंग क्राइटेरिया 50% एंड एग्जाम ड्यूरेशन 3 आवर्स। आपको 10 मिनट्स और एक्स्ट्रा मिलते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द एग्जाम, बट ओवरऑल एग्जाम आपका 3 घंटे का ही रहेगा। अब बेसिक बेसिक जो थोड़े बहुत डाउट्स आते हैं स्टूडेंट्स के कि सर क्या हम A करने के बाद ही B कर सकते हैं, क्या B के बाद ही C कर सकते हैं? ऐसे नहीं है, यू कैन शफल। ठीक है, आप पहले C कर सकते हो, बाद में A कर सकते हो, B कर सकते हो, या आप A कर रहे हो, लेटर से आपके 10 क्वेश्चन हो गए, 5 नहीं हुए तो आप क्या B स्टार्ट कर सकते हो? हाँ कर सकते हो, वापस से A आ सकते हो, आ सकते हो। ऑल दैट इज पॉसिबल, यू दैट इज योर लिबर्टी। काफ़ी सारा फ्लेक्सिबिलिटी है एग्जाम में। देन वंस यू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम का टोटल जो सिलेबस है और एग्जाम का पैटर्न, अब लेट अस सी बुक्स। अब हम लोग जो बुक्स फॉलो कर रहे हैं वो है BPP के बुक्स, आपको कप्लान इसके बुक्स भी मिल जाएंगे। अब जनरली ये दोनों में जो बेसिक सा डिफरेंस है, कप्लान बुक्स आर हैव एक्सप्लेन द टॉपिक्स
इन मच मच मोर डिटेल, ठीक है, काफ़ी सारा डिटेल में ये कपलान ने एक्सप्लेन किया है टॉपिक। तो अगर आप इनकी बुक्स देखोगे तो थोड़ी सी वॉल्यूमिनस है, ठीक है, बिकॉज द कंटेंट इज मोर ऑफ कोर्स। बीपीपी ऑन द अदर हैंड, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो भी सिलेबस है उसको बहुत कंसाइज कर दिया है। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज, बिकॉज मैं आपको एनीवे सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, तो आपको एक रफ आइडिया, बेसिक टू एडवांस पूरा एक आइडिया आपको आ गया है। उसके बाद अगर आप बीपीपी का बुक पढ़ लो तो ये आपके लिए सफिशिएंट है। कपलान वापस से इट विल बिकम टू मच, और बहुत ज़्यादा टाइम भी उसमें लगता है पढ़ने के लिए। एक तो ये हो गया फ्रॉम स्टडी टेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू। सेकेंड, कमिंग टू दी एग्जाम या जो क्वेश्चन का लेवल है, कपलान में जो क्वेश्चंस है उनका लेवल थोड़ा सा नॉट मच बट एग्जाम लेवल क्वेश्चन से थोड़ा सा कम है, ठीक है। बट जो बीपीपी के आपको क्वेश्चंस आते हैं उसका लेवल जो है वो एज या ऑन पार विद द एग्जामिनेशन क्वेश्चंस ही है। इसीलिए भी बीपीपी के क्वेश्चंस करना इज अ बिट मोर रिकमेंडेड, दैट्स इट। ऐसे नहीं है कि जो कपलान से करके जा रहा है वो पास नहीं हो रहा है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। बट एज अ ट्यूटर व्हेन आई सी द लेवल ऑफ बोथ द क्वेश्चंस, मेरे को लगता है बीपीपी के क्वेश्चंस थोड़े से बेटर हो सकते, बेटर है इनफैक्ट। अब ये हमारा बेसिक सा डिस्कशन हो गया सर। अब आप बोलो, ये अगर दो स्टूडेंट, दो दोस्त, दोस्त तो चलो दोस्त नहीं बनाएंगे, दो स्टूडेंट अगर एग्जाम लिखने जा रहे हैं, तो जो एसीसीए का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पासिंग परसेंटेज है दैट इज समवेयर बिटवीन 48 to 52%। इसका मतलब क्या हो गया सर, अगर कोई दो बच्चे एग्जाम लिखने जा रहे हैं तो उसमें से एक पास हो जाएगा और एक स्टूडेंट का रह जाएगा, मतलब ही विल नॉट बी एबल टू क्लियर द पेपर। जो पास हो गया ग्रेट, जिसका नहीं हुआ उसको क्या करना है सर, या उसको क्या करना है, वो तो वापस से एग्जाम लिखेगा। बट वी आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि उसका जो नहीं हुआ ना, उसका रीज़न क्या है, रीज़न फॉर अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, क्यों वो बच्चा पास नहीं हुआ, एंड हमें कैसे उस कैटेगरी में नहीं जाना है, हाउ कैन वी ऑलवेज बी इन दिस कैटेगरी हु इज़ पासिंग द एग्जाम। क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव है कि फर्स्ट अटेम्प्ट इज़ ऑलवेज द बेस्ट अटेम्प्ट, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमको पास करना है। मेरा ये पूरा जो सिलेबस या जो पूरा मैंने ये कंटेंट बनाया है, क्लासेस आपके लिए जो बनाए, तो ऑब्जेक्टिव इज़ कि फर्स्ट टाइम में वी विल बी एबल टू क्लियर इट। तो लेट अस सी सर क्या होता है, क्यों होता है, बच्चों का क्यों रह जाता है। सब लोग तो पढ़ाई कर ही रहे ना, तो क्यों किसी का रह जाता है और किसी का निकल जाता है। तो बेसिक बेसिक रीज़न पहले आप देख लो। मेमोराइजेशन बट नो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। जैसे मैंने बोला, अब ये जो एफएम का सब्जेक्ट है, एज ए स्टूडेंट आप एसीसीए कर रहे हो, आपको भी ये पता है कि आपने जो नॉलेज लेवल के पेपर्स है, आपने उसमें एफए किया है, एमए किया है, ठीक है। उसके बाद आप जब स्किल पे जा रहे हो तो एफए का एक्सटेंशन है एफआर, एमए का एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा पीएम। तो आप जब ये पेपर्स कर रहे हो एफआर और पीएम, आपके पास थोड़ा कुछ ना कुछ बेस है, ठीक है। और जब आप ऑडिट करते हो तो जनरली वो एफ ए एफ आर का ही थोड़ा बहुत एक्सटेंशन है, उसमें जो हो रहा है इसमें आपको वेरिफिकेशन करना है। टैक्स चलो एक नया सब्जेक्ट हो गया आपके लिए। सेम वे ये जो एफ एम है, दिस इज एंटायरली 100% न्यू पेपर, न्यू सब्जेक्ट, न्यू कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर, एंड प्रीवियसली आपने ये कहीं नहीं पढ़ा है, इसका कोई बेसिक कोई बेस आपके पास है ही नहीं आज तक। शायद आपने कोई दूसरे कोर्स में किया होगा, आपके बीकॉम बीबी में किया होगा, वो अलग बात है, बट एसीसीए यू हैव नेवर डन एनीथिंग फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो बच्चे लोग क्या कर लेते हैं, क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी नहीं मिलता है या उनको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, कहीं ना कहीं वो याद करने की कोशिश करते हैं, और यहीं पे इज़ द प्रॉब्लम। जो क्वेश्चंस आपको एसीसीए लेवल पूछता है, मतलब द लेवल ऑफ क्वेश्चंस दैट कम इन एसीसीए इज़ गुड, ठीक है। एज ए टीचर मैं बोल सकता हूँ कि वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं एसीसीए के। तो अगर आप कुछ याद करके चले जाओ ना, वो क्वेश्चन आपको ऐसा घुमा फिरा फिरा के पूछेगा कि आपने जो याद किया है वो भी भूल जाएंगे जस्ट बाई लुकिंग एट द क्वेश्चन। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड टू बी एबल टू आंसर सच क्वेश्चंस, आपका कॉन्सेप्ट अलग लेवल पे होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये तो एक बेसिक सा हर सब्जेक्ट में ये रिक्वायरमेंट है फॉर एसीसीए। थोड़ी ना बीकॉम का एग्जाम है कि याद करके चले गए और जो याद किया वो लिख दिया और फिर पास हो गए, ऐसे नहीं चलेगा। सेकंड, अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अनदर मिस्टेक, उनको लगता है ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये तो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल पेपर है। अब जैसे ऑडिटिंग ले लो, लॉ ले लो, वो तो थियरी पेपर हो गया, एफएम प्रैक्टिकल पेपर है। यहीं पे एक और गलती उन्होंने कर दी,
वो थियोरी को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे और वो लोग सिर्फ कैलकुलेशंस, फॉर्मूला, प्रैक्टिस या प्रैक्टिकल क्वेश्चन उस पर फोकस करेंगे। मैं आपको बता दूं 50 to 55% ही आपका प्रैक्टिकल पार्ट है एफएम में। रिमेनिंग 45% से 50% तक का जो क्वेश्चन आता है ना, वो आपको ऐसे नहीं कि थियोरी आता है, बट जो प्रैक्टिकल है उसको ही वो दे विल कन्वर्ट एंड आस्क यू इन थियोरी। दैट इज हाउ दे विल आस्क यू द क्वेश्चंस। तो यू आप थियोरी को स्किप करने का सवाल ही नहीं है। जो जिसने थियोरी स्किप किया, आप समझ गए कि वो उसी कैटेगरी में आ गया जो अनसक्सेसफुल है। वेरी इंपॉर्टेंट थियोरी। एंड मैंने आपको बोला सेक्शन सी में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना। हर अब जैसे सेक्शन सी पूरा पूरा 40 मार्क का है। ऑन एन एवरेज आपको 40 में से 15 to 18 मार्क्स थियरी ही आएगा। मतलब सिर्फ बाकी का 25 मार्क विल बी प्रैक्टिकल आउट ऑफ 40 एंड 15 to 18 मार्क्स विल बी थियरी। जो मैंने आपको बोला था कि आपको वर्ड डॉक्यूमेंट में पूरा टाइप करके लिखना पड़ेगा, तो वो आपका पूरा क्या हो गया, थियरी। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। देन ये बेसिक रीज़न कि भाई सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ सर। अब सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ तो बच्चा भले ही चले जाए एग्जाम लिखने के लिए, लेकिन पास कैसे होगा, पॉसिबल ही नहीं है। सो अगेन नॉट कंप्लीटिंग द सिलेबस इज अ वेरी 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 बिग इशू विथ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। मैंने भी देखा है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, वो लोग कोई भी कोर्स परचेज कर लेंगे या फिर अगर वो सेल्फ स्टडी कर रहे तो वो स्टडी करना स्टार्ट कर देंगे। उनका टारगेट रहेगा सितंबर में एग्ज़ाम लिखना है, बट जैसे ही अगस्त आ गया या फिर जब एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन करने का टाइम आ गया, अब जैसे जुलाई है इस टाइम, तो तब तक उनको समझ में आ जाएगा अरे भाई इतना सारा सिलेबस है, इसमें से तो मैंने हार्डली सिर्फ 10 या 20% ही कंप्लीट किया है, इतना सिलेबस पेंडिंग है। अब शायद मैं सितंबर तक कंप्लीट ही नहीं करूं, और फिर वो ऑटोमेटिक आपका क्या डिसीजन हो जाएगा, चलो भाई हम दिसंबर में प्लान करेंगे। तो ये क्या है, यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट द सिलेबस ऑन टाइम। लेटेस्ट से आपने सितंबर ऑप्ट कर भी लिया, कैसे तैसे आपने बोला नहीं नहीं कर लेंगे सितंबर में एग्ज़ाम कर लेंगे, बट अगर आपका सिलेबस ही नहीं होगा, और मैंने बोला है आपको जो 60 मार्क्स सेक्शन ए और सेक्शन बी, वो तो पूरा सिलेबस ऑल 7 पार्ट से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। आप कोई भी 2-3 पार्ट अगर छोड़ के चले गए तो इट इज़ अ हाई रिस्क दैट आप शायद पास नहीं हो पाओ। ठीक है, बहुत बड़ा रिस्क है, वो बहुत बड़ा चैलेंज है फॉर मेनी स्टूडेंट्स। देन ये कहीं ना कहीं इनकरेक्ट चैप्टर क्रोनोलॉजी, ये क्या है सर। अब जैसे मैंने बोला ये आपका पूरा सिलेबस का स्ट्रक्चर है, 7 पार्ट्स है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलती यहाँ पे ये करते हैं कि दे विल स्टार्ट विद दिस, पहले पार्ट ए कर लेंगे, फिर बी करेंगे, फिर सी डी ई, और फिर लास्ट में एफ एन जी। अब इसमें थोड़ा सा टेक्निकली देयर इज़ अ प्रॉब्लम। ये जो मैंने आपको बोला, ये जो 2 थियरी टॉपिक्स है, आप अगर ये 10 बार भी ये टॉपिक पढ़ लो तब भी आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, ये मैं बोल सकता हूँ आपको। क्यों सर? क्योंकि इसमें जो थियरी है वो थियरी कुछ नहीं है, आगे के जो चैप्टर्स है इसमें जो आप समझोगे, जो सीखोगे, वो उसका ही यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है। सो नाउ यू टेल मी विदाउट अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट, अगर ये बस मैं पढ़ते ही चले जाऊँ तो मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आएगा। और ये गलती कौन कर रहा है, स्टूडेंट्स कर रहे हैं। तो इसलिए जो हम क्रोनोलॉजी फॉलो करेंगे क्लास में वो पूरा ही अलग है। मैं आपको बताऊंगा आगे कि हमारा टीचिंग प्लान और मेथोडोलॉजी क्या रहेगा। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, फिर मैं आपको ये वाला चैप्टर पढ़ाता हूँ और फिर ये वाला चैप्टर पढ़ाता हूँ। क्यों सर? क्योंकि फाइनेंस समझने के लिए आपको ये आना ज़रूरी है, वर्किंग कैपिटल समझने के लिए ये दो आना ज़रूरी है, क्योंकि देयर इज़ अ लिंक। पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सिलेबस है, जो कवरेज है, जो चैप्टर्स है, ऑल द चैप्टर्स आर इंटरलिंक्ड विथ वन अनदर। तो अनलेस यू अंडरस्टैंड, आपको जैसे लेवल्स होते हैं, लेवल 1 अनलॉक करने के बाद ही लेवल 2 में जा सकेंगे, लेवल 2 अनलॉक करेंगे तभी 3 में जा सकेंगे। वैसे ही ये कहीं ना कहीं लेवल 1 है, आप इसको अनलॉक करोगे तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा, फिर ये ईजी हो जाएगा। वैसे लास्ट में ये तो फिर दिस इज जस्ट लाइक चलो भाई बस करना है करना है, सब पूरा समझ में, तो इधर ही पूरा समझ में आ गया है। दिस इज जस्ट लाइक one last revision. So chronology is again important. Then lack of revision, ये तो एज ए स्टूडेंट ये आपको भी मालूम है, ये बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं हर स्टूडेंट के लिए दिस इज अ पेन पॉइंट
कि सर रिवीजन के लिए टाइम ही नहीं मिला, इसीलिए मैं बिना रिवीजन किए मैं चले गया था एग्ज़ाम लिखने के लिए और फिर रह गया। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं ऐसे। देन लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, अगेन आपने वीडियोस देख लिए, आपने थोड़े बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, बट आपने एग्जाम किट पूरा कंप्लीट ही नहीं किया और आपने कोई मॉक एग्जाम दिया ही नहीं। लैक ऑफ मॉक टेस्ट अंडर एग्जामिनेशन कंडीशन, आप एक नया पेपर, जैसे मैंने बोला फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ न्यू पेपर ऑल टुगेदर, आप एक नया एग्जाम देने जा रहे हो, अगर यू हैव नॉट गिवन एटलीस्ट 3 मॉक्स, एटलीस्ट 3 मॉक्स, आपको पता ही नहीं है कि आप एग्जाम में जाके क्या करने वाले हो, एग्जामिनेशन कंडीशन में आपको 3 मॉक देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन ओनली यू विल हैव एटलीस्ट सम कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई मैं जाके आराम से इस एग्ज़ाम को टैकल कर सकता हूँ। नहीं तो बहुत बारी क्या हो जाएगा, अगर आपने कोई मॉक दिया ही नहीं, आपने कुछ रिवीजन किया ही नहीं और आप सीधा चले जाओ एग्ज़ाम देने के लिए, एवरीथिंग इज़ न्यू, है ना? आपको कुछ आइडिया ही नहीं है कि क्या होगा एग्ज़ाम में आपके साथ। इसीलिए मॉक्स आर सो इम्पोर्टेंट और ये आपको भी पता है। ये कुछ नया नहीं बोल रहा हूँ मैं, यू नो दिस। नाउ ये सब रीज़न है जिससे हम पास नहीं होते हैं सर, ठीक है। तो अब मैंने जो पूरा डेवलप किया है कोर्स, आई हैव केप्ट ऑल ऑफ दिस थिंग्स इन माइंड एंड आई हैव डेवलप द कोर्स। तो चलो सर आप बोलो कि आप क्या करवाते हो। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, इसके लिए यू विल फाइंड ऑलमोस्ट 70 आवर्स ऑफ कंटेंट। जो पूरा लेक्चर्स है, हर एक लेक्चर मैंने 1-1 घंटे का बनाया है और आप फ्यू ऑफ द डेमो लेक्चर्स आर आल्सो ऑन द यूट्यूब, आप वहाँ पे देख सकते हो। यू विल नोटिस कि हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टॉपिक मैंने ऐसे समझाया है जैसे आपको कुछ आता ही नहीं हो, ठीक है। शायद अब जैसे ABCD है, शायद आपको D आता है, शायद आपको G आता है, बट मैं आपको A से ही पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे को मालूम है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो FM ने आज तक कुछ नहीं पढ़ा ही नहीं है। पहली बार टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाता हूँ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। उसके भी थोड़े वीडियोस है यूट्यूब पे। अब किसी को मालूम ही नहीं व्हाट इज दिस टाइम वैल्यू ऑफ मनी और वो लोग FM पढ़ना शुरू कर देंगे। हाँ, वो लोग पढ़ रहे टॉपिक A टॉपिक B और उनको टाइम वैल्यू ऑफ मनी पता ही नहीं है। भाई पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो फाउंडेशन है वो सिर्फ टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर डिपेंडेंट है। थोड़े कोर्सेज में, थोड़े कॉलेजेस में ये कहीं ना कहीं आपको कवर हो जाता है, बट स्टिल FM के लिए दिस इज लाइक द वेरी बेसिक, मतलब A से भी पहले वो आता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, दिस इज कवर्ड। देन फोकसिंग ओनली ऑन प्रैक्टिकल एंड नॉट ऑन थियरी, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी थियरी टॉपिक्स है वो इन डिटेल लाइव एग्जांपल्स प्रैक्टिकल्स ले लेके मैंने समझाया है, क्योंकि मेरे को मालूम है क्वेश्चन में आपको थियरी में वो लोग क्या करेंगे, ट्विस्ट करके पूछेंगे। सो यू शुड बी एबल टू इंटरप्रेट एवरीथिंग टू बी एबल टू आंसर। नॉट कंप्लीटिंग सिलेबस ऑन टाइम, इसके लिए मैं आपको एक प्लानर बना के देता हूँ। जैसे ये सितंबर 2026 के लिए वीकली स्टडी प्लानर है। अब व्हाट इज अ वीकली स्टडी प्लानर, एक तो इसमें मैंने जो बोला आपको क्रोनोलॉजी, आपको ABCD फॉलो नहीं करना है, तो कौन सा क्रोनोलॉजी फॉलो करना है वो इसमें मेंशन्ड है। आपको मैंने बोला था सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं होता है बच्चों का, रिवीजन नहीं होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होता है और मॉक नहीं होता है। तो ये सब के लिए मैंने एक प्लानर बनाया। वो प्लानर में क्या क्या होता है, हर हफ्ते का आपका टारगेट होता है कि इस हफ्ते आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। जैसे चैप्टर 5 करेंगे, फिर नेक्स्ट ये वाले हफ्ते में चैप्टर 6 करेंगे, 8 करेंगे, 7 करेंगे। एक बार ये पूरा चैप्टर हो गया, उसके बाद में क्या करूँगा, फिर मैं दूसरा चैप्टर नहीं करूँगा। अब जैसे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मैंने बोला ये पार्ट D है, ये मैं फर्स्ट पढ़ाता हूँ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इसके बाद हम करेंगे एग्जाम किट, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का ही सेक्शन A और सेक्शन B का एग्जाम किट करेंगे। सेक्शन C मैंने बोला था इस एरिया से आता है, कहाँ से आता है सेक्शन C का क्वेश्चन, पार्ट C से आता है, पार्ट D से आता है और पार्ट E से आता है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इज पार्ट D। यहाँ से आपको सेक्शन C के क्वेश्चंस आएंगे, तो ऑलमोस्ट 10-12 क्वेश्चंस है वो हम यहीं पे प्रैक्टिस करेंगे। फिर स्टडी हब, जो ACCA का स्टडी हब है, हर स्टूडेंट के पास इसका एक्सेस होता है, वहाँ से आपको पूरा ये वापस से इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। एंड इसके बाद में यू हैव टू डू अ कॉम्प्रिहेंसिव रिविजन, मतलब एक बार आपने ये पूरा कर लिया फिर आपको ये रिवाइज करना है। क्यों रिवाइज करना है, एक तो ऊपर बोला कि बच्चे रिवाइज नहीं करते, दूसरा मैंने बोला ऑल द टॉपिक्स आर इंटरकनेक्टेड टू वन अनदर, इसलिए वंस यू डू रिविजन, नेक्स्ट टॉपिक जब आप पढ़ोगे तो कनेक्टिंग द टॉपिक्स एंड कनेक्टिंग द डॉट्स, दिस बिकम वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ अस। फिर
अब जैसे ये वाला वीक है, यहाँ पे आपको चैप्टर 11 करना है, 12 करना है, 10 करना है, फिर नेक्स्ट वाले चैप्टर पे 9 करना है, फिर इसके एग्जाम किट के क्वेश्चंस करना है, फिर देखो वापस से रिवीजन करना है, ये वाला रिवीजन और ये वाला रिवीजन। ये ठीक है, एग्जाम रजिस्ट्रेशन के यहाँ तक डेट आ जाएगा आपको। फिर इस वाले हफ्ते में आपको वर्किंग कैपिटल करना है, पूरा कंप्लीट करना है, और फिर उसके पूरे एग्जाम किट करना है, स्टडी हब करना है, और फिर वापस से एक तगड़ा रिवीजन करना है तीनों भी पार्ट्स का। तो वंस द स्टूडेंट इज एबल टू फॉलो दिस प्लानर, मतलब वो आंख बंद करके अगर ये प्लानर फॉलो कर ले तो उसको और कहीं कुछ देखने का ज़रूरत ही नहीं है। और बहुत बार क्या हो जाता है, मेनी टाइम्स स्टूडेंट्स आर अनएबल टू फॉलो द प्लानर। कभी तबीयत खराब हो गई, कभी कुछ पर्सनल इमरजेंसी आ गई, कुछ देर आर मेनी रीजन्स, यू नो दैट, और कभी कभी ये नहीं हो पाता है। दैट इज़ वेयर जो हाइब्रिड सेशंस है वहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव ही ये है कि भाई हैंड होल्डिंग, कभी स्टूडेंट्स जो पीछे हो जाता है उसके लिए मैं वापस से नेक्स्ट वीक के नए टारगेट्स दे दूंगा आपको कि चलो भाई इस वाले हफ्ते में ये चैप्टर नहीं हुआ ना, तो अगले हफ्ते में ये सब कंप्लीट करना तो पॉसिबल नहीं है, अपन थोड़ा सा इसको ट्वीक कर देते हैं। या अगर कभी कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर मेरा एक ही हुआ है, 2 चैप्टर नहीं हुए ये हफ्ते में, तो चलो नेक्स्ट हफ्ते में आपको क्या करना है, तो वो पूरा हम करते हैं हाइब्रिड सेशंस में। ये जो प्लानर है ये तो एक प्लानर, दिस इज अ प्लानर फॉर एवरीबडी। अगर आप ये फॉलो कर सकते हो तो वेरी गुड, जिसका नहीं होता है उसके लिए पर्सनलाइज प्लानर समथिंग लाइक दैट, वो आप समझ सकते हो। तो दैट इज व्हाट हैपेंस कि सर ये नहीं हुआ, अब आगे क्या करना है, चलो मैंने टारगेट दे दिया, यू ट्राई टू मेक श्योर कि वो टारगेट्स आपके कंप्लीट हो गए। हमारा एंड गोल क्या है कि मेरे को पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, वो भी कब, एग्जाम के पहले नहीं, एग्जाम के ऑलमोस्ट 25 दिन पहले आपका सिलेबस मैं कंप्लीट करवा देता हूँ। 25 दिन पहले तो आप देखोगे ये टोटल 8 वीक्स है, यू नीड 8 वीक्स टू कंप्लीट। अब 8 वीक्स मतलब आप समझ गए 2 महीने, तो 8 वीक्स आपको चाहिए टू कंप्लीट दी एंटायर FM with conceptual clarity, with all the question practice, एग्जाम किट, स्टडी हब, आपका रिवीजन, काफ़ी सारे बार हर हफ्ते में आप कहीं ना कहीं रिवीजन करोगे, ठीक है, देर इज़ रिवीजन एवरी टाइम। फिर एक बार आपका ये 8 वीक्स में ये पूरा अगर आपका चैप्टर हो गया फिर, या पूरा सिलेबस हो गया, फिर हम क्या करते हैं, फिर आता है द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट विच इज़ 3 वीक एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। ऐसे नहीं है कि बस मैंने क्लास बना के आपको दे दिया, आप क्लास करो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है। एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या है, अब मैंने बहुत बार स्टूडेंट्स को बोला है, अगर आपको एग्जाम के लिए तैयार करना है या तैयारी करना है, पहले तो यू हैव टू कंप्लीट द सिलेबस ना। एक बार आपका सिलेबस हो जाएगा तब तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि एग्जाम की तैयारी कैसे करना है, क्योंकि एग्जाम सिलेबस कंप्लीट करना इज नॉट सेम एज एग्जाम की तैयारी करना। एग्जाम की तैयारी करना इज टोटली डिफरेंट थिंग, जो हम करते हैं 3 वीक्स। अब इसके लिए अगेन आई विल शेयर अ स्ट्रैटेजी, मैं आपको क्विकली बताता हूँ कि भाई वो स्ट्रैटेजी क्या है। बट इस बार FM का एग्जाम 11 सितंबर को है, तो डेट आपने देखा होगा, FM का एग्जाम है 11 सितंबर। अब ये जो 3 वीक एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है, इसमें क्या होता है, इसमें मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या होता है। ये वाला 3 वीक एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, हमारा गोल ही क्या है इस बार, FM पार जो भी अपना अटेम्प्ट है, वी हैव टू क्लियर इन दैट पर्टिकुलर अटेम्प्ट ओनली। नाउ आई कवर कितना आपका सिलेबस हो गया है, कौन सा मॉक आपको फर्स्ट देना है, एक बार आपने मॉक दे दिया उसको रिव्यू कैसे करना है, और फिर वो यू विल सेंड मी, मैं भी उसको रिव्यू करता हूँ। जो भी आपके एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो मैं टारगेट करके वो मैं आपको बताता हूँ। मिस्टेक ट्रैकर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं हर स्टूडेंट के साथ डिस्कस करता हूँ कि आप जो गलती कर रहे हो उसको आपको ट्रैक कैसे करना है, उसको आपको नोटिस कैसे करना है, रेक्टिफाई कैसे करना है, सो दैट एग्जाम में वो गलती ना हो। और अगर एग्जाम में गलती नहीं हुई तो ऑफकोर्स वी आर पासिंग दी एग्जाम। एंटायर प्लान, ये 21 डेज का क्या प्लान रहेगा मैं वो बताता हूँ। थियरी, जैसे मैंने बोला मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ यहीं पे दे मैस अप, थियरी कोई प्रैक्टिस ही नहीं करता है, वो मैं आपसे करवाता हूँ। टाइम मैनेजमेंट, सब कुछ आता है बट 3 घंटे में पेपर खत्म नहीं हो रहा है, बहुत बड़ा फैक्टर है ये फॉर द स्टूडेंट्स। तो ये हम देखते हैं, और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनकी MEP रिपोर्ट्स, जो माई एग्जाम परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स आते हैं स्टूडेंट्स के, वो मैं आपको बताता हूँ कि भाई देखो ये वाले स्टूडेंट ने क्या गलती की थी, कौन से सेक्शन में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दिया, कौन से सेक्शन में कम टाइम इन्वेस्ट किया, जो पास हो गया उसका स्ट्रैटेजी क्या था। सो वी डिस्कस विथ लाइव रिपोर्ट्स ऑफ योर ओन, मैं बोल सकता हूँ पियर्स, ठीक है। कोई दूसरा डाउट, और फिर लास्ट में डाउट सेशन। तो अब जैसे मॉक टेस्ट कौन सा देना है, उसको रिव्यू कैसे करना है,
ये जो मिस्टेक ट्रैकर है वो क्या करना है, ये देखो ये पूरा 21 डेज का प्लान मैं बना के आपके साथ शेयर करता हूँ टिल द एग्जाम। एग्जाम तक आपको क्या करना है, फिर थियरी को कैसे प्रैक्टिस करना है, टाइम मैनेजमेंट क्या करना है, एंड सम अदर पॉइंट्स, एंड ये पूरे एमईपी रिपोर्ट्स है स्टूडेंट्स के। सो एवरीथिंग इज ऑलरेडी इंटीग्रेटेड इन द एंटायर प्रोग्राम। तो ऐसे नहीं है कि बस सर क्लासेस देख लेंगे और फिर हो गया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं कर रहे। क्योंकि नाउ व्हाट इज़ माय ऑब्जेक्टिव, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि भाई आपको पास होना है और मेरे को आपको पास करवाना है। आपको पास होना है और मेरा भी ऑब्जेक्टिव वही है कि आपको पास करवाना है। सो मैंने बोला कि ये रीज़न क्या है और फिर हमारा प्लान और मेथडोलॉजी क्या है। अब कमिंग टू हैंड रिटन नोट्स, व्हाट एग्जैक्टली इज हैंड रिटन नोट्स एंड हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग एट ऑल। रिवीजन, बच्चों का रिवीजन नहीं होता है, बहुत ही क्या बोलते हैं पेन पॉइंट जो मैंने बोला है। मैं आपको एक बार पहले आपका बुक बताता हूँ, ठीक है, जो एफएम का बुक आता है, बीबीपी का बुक बता रहा हूँ अभी के लिए। तो जैसे ये है, हाँ दिस इज द बुक ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब जैसे मैंने बोला इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, हम वही वाले चैप्टर में हैं। तो ये आपका बुक है ओवरऑल, इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर नंबर 5। तो आई, और वो जो प्लानर है वो प्लानर में आई हैव ऑल्सो गिवन टाइम फॉर रीडिंग ऑफ द बुक। मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, इसमें जितने भी इलस्ट्रेशंस और एक्टिविटीज़ आते हैं ना बुक में, अब जैसे ये हो गया, ये एक्टिविटी 1 हो गया, इसके बाद यू विल सी कि भाई ये एक्टिविटी 2 हो गया, इसमें काफ़ी सारे इलस्ट्रेशंस आते हैं। ये जैसे इलस्ट्रेशन 2, ये वाला इलस्ट्रेशन हो गया, ये एवरीथिंग आई हैव सॉल्व्ड, ठीक है। वीडियो में आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, ये पूरे एक्टिविटीज़ इलस्ट्रेशन सब कुछ मिलेगा। उसके बाद मैं बोलता हूँ स्टूडेंट को, एक बार ये पूरा चैप्टर आपका हो गया, यू हैव टू रीड द बुक। ये जो बुक है ये बुक आपको पढ़ना है, लाइन बाय लाइन बाय लाइन यू हैव टू रीड दिस बुक। नाउ व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट सर, जब आपने सब कुछ पढ़ा दिया, आपने हमको बता दिया क्या कैसे करना है, तो बुक क्यों पढ़ना है यहाँ पे। और जो नहीं पढ़ता है वो वापस से मेरे को बोलता है कि सर मैंने ये बुक नहीं पढ़ा था, ये मेरे से गलती हो गई। तो क्यों सर बुक पढ़ना है हमको, क्वेश्चंस जो आप पढ़ोगे उसका जो लेवल है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। अब लैंग्वेज जब मैं बोलता हूँ, एक तो हो गया बेसिक इंग्लिश, आपको इंग्लिश समझना चाहिए। उसके साथ साथ एफएम का जो जार्गन होता है, जार्गन मतलब द वर्ड्स टर्मिनोलॉजीज दैट दे यूज़, जैसे वर्किंग कैपिटल हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जो आप धीरे धीरे पढ़ोगे समझोगे, तो आपको वो सब समझना आना चाहिए। प्लस व्हेन यू रीड, आप यू गेट अकस्टम्ड टू हाउ द क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड इन द एग्जाम। अगर आप ये, अब हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, आप हिंदी में सुन रहे हो, हिंदी में सीख रहे हो, हिंदी में पढ़ रहे हो, और जो हैंड रिटन नोट्स है वो मैं बताऊंगा वो तो सिंपल इंग्लिश में है, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कुछ और है, वो मैं बता देता हूँ। बट यहाँ पे व्हेन यू रीड द बुक, आप क्वेश्चन को समझना स्टार्ट कर दोगे, और वंस यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ना, 50% वहाँ पे यू हैव ऑलरेडी पास्ड। क्योंकि अब आपको क्या लगाना है, कॉन्सेप्ट लगाना है, फॉर्मूला लगाना है, सॉल्यूशन निकालना है, दैट्स इट। बट अगर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो फिर आपको सब कुछ आता होगा, बट क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो आप क्या सॉल्व करोगे, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी रीड द बुक। ये आपको पूरी बुक पढ़ना है, और इसीलिए भी हम बीपीपी कर रहे हैं। क्यों, एक तो लैंग्वेज, दूसरा थोड़ा सा कंसाइज है, मैंने आपको सब पढ़ा दिया, अब आप ये बुक पढ़ोगे। ये बुक बहुत छोटा सा बुक है, छोटा सा बुक है आपका, आराम से हो जाएगा। कपलान काफ़ी बड़ा बुक है, बहुत टाइम लगता है उसमें। तो ये पूरा यू हैव टू रीड द बुक। अब ये तो हो गया आपका नॉर्मल स्टडी बुक। इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस किट भी होता है, एग्जाम किट होता है। अब एग्जाम किट मतलब ऑब्वियसली यू विल डू ऑल दी क्वेश्चंस। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पूरे पार्ट आपको दिख रहे हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। अब जैसे मैंने बोल दिया कि पार्ट डी आपको सॉल्व करना है। अब पार्ट डी में, एक मिनट, हाँ, तो अब जैसे पार्ट डी में सेक्शन ए के क्वेश्चंस रहेंगे, सेक्शन बी के भी क्वेश्चंस रहेंगे, जो केस स्टडीज मैंने बोला था। ये पूरे सेक्शन ए के क्वेश्चंस है, अभी भी सब यही चल रहा है, ये भी अभी भी सेक्शन ए ही ये चल रहा है। कितने सारे, अब ये आ गए सेक्शन बी के क्वेश्चंस, जहाँ पे आपको केस स्टडी आएगा, और हर केस स्टडी के बाद 5 क्वेश्चन। ये देखो, ये दूसरा केस स्टडी आ गया और फिर इसके 5 क्वेश्चन, ये तीसरा केस स्टडी आ गया और फिर इसके 5 क्वेश्चंस। अब यहीं पे आपको
सेक्शन सी भी क्वेश्चन आते हैं। अब ये जैसे ये क्वेश्चन है, दिस इज सेक्शन सी क्वेश्चन, आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 167, क्लवर कंपनी, जो कंस्ट्रक्टिव रेस्पॉन्स बोला था, ये इतना बड़ा क्वेश्चन आता है। अब आप इसमें नीचे देख लो, आपको पूछा है रिक्वायरमेंट ए, आई कैन नॉट हाईलाइट दिस, इसलिए मैं बस आपको बता रहा हूँ, ये जूम इन जूम आउट भी नहीं होता है। जैसे ए कैलकुलेशन पूछा है तो प्रैक्टिकल है, 10 मार्क का प्रैक्टिकल है। फिर देखो उसमें बोला है डिस्कस, डिस्कस मतलब अभी आपको क्या करना है, आपको सजेशन देना है, डिस्कशन करना है, तो आपको थियरी लिखना पड़ेगा, आपको टाइप करना पड़ेगा, तो दिस कम्स अंडर थियरी। है प्रैक्टिकल, बट वो प्रैक्टिकल को वो लोग थियरी में कन्वर्ट करके पूछ रहे हैं। फिर जो बी क्वेश्चन है 6 मार्क्स का, उसमें तो देखो उसमें तो पूरा ही थियरी क्वेश्चन है, डिस्कस वाई वन मेथड इज बेटर देन दी अदर मेथड। अब 6 मार्क्स, जैसे मैंने बोला, आप देख सकते हो 20 मार्क्स में 10 मार्क्स इज प्रैक्टिकल, 10 मार्क्स इज थियरी। और वो थियरी आपको बहुत प्रैक्टिस करना है, ठीक है, वो प्रैक्टिस इज नेसेसरी। सो दिस इज योर एंटायर एग्जाम किट। अब जब मैंने बोला हैंड रिटन नोट्स, अब सर मैं ये क्यों दे रहा हूँ आपको हैंड रिटन नोट्स, बहुत बार क्या होता है, वो जो बुक आप पढ़ोगे वो एक बार पढ़ सकते हो, बट व्हेन यू वांट टू रिवाइज अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ठीक है, इतना सारा सिलेबस है, हम उसको रिवाइज कैसे करेंगे, वहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होता है। दैट इज़ दी ओनली रीज़न आई विल गिव ऑल द हैंड रिटन नोट्स। आपको दिखेगा ये, अब जैसे इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, दिस इज माई हैंड रिटन नोट्स, एवरीथिंग कवर्ड इन बेसिक इंग्लिश, और जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट किया है, ये मैंने आपको बोला ही है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, ठीक है, और फिर हमने डिस्कस किया था वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ठीक है, तो एवरीथिंग। अब जैसे पूरा सब्जेक्ट का क्या ओवरव्यू है, आपका एग्जाम का क्या स्ट्रक्चर है, ये मैंने नोट्स में भी लिख के दिया है, क्योंकि दैट इज़ इंपॉर्टेंट। नोट्स में भी ये सब है कि आपको इसी से वही क्यों आप एफएम पढ़ रहे हो। फिर हम स्टार्ट करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी से। अब आप देखो ये जो नोट्स है, वॉट एवर इज इंपॉर्टेंट इज इन रेड, इट इज़ कलर कोऑर्डिनेट नोट्स, ठीक है, बेसिक टर्म्स हो गए आपके, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन यूजिंग लॉजिक्स, बहुत सारे आपको डायग्राम्स, लॉजिक वगैरह सब कुछ दिख जाएंगे इसमें। अब ये तो हो गया आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी। फिर हम स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से, तो ये देखो, ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। नाउ ऑलमोस्ट यू विल फाइंड अबाउट 45 पेजेस, एंड ये मैं आपको पूरा दे दूंगा, दीज नोट्स विल बी अवेलेबल टू यू। आप डाउनलोड कर सकते हो, ये हाई क्वालिटी पीडीएफ से, आप इसको प्रिंट कर सकते हो, और प्रिंट करने के बाद में यू कैन यूज दिस, ठीक है। आई विल ऑल्सो, गिव मी अ मिनट, आई विल शो यू कि ये प्रिंट के बाद कैसे दिखता है। सो मेरे को पता नहीं आपको शायद दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बट प्रिंट करने के बाद दीज विल बी योर नोट्स। आप ब्लैक एंड वाइट में भी प्रिंट करवा सकते हो, कलर में भी प्रिंट करवा सकते हो, वो तो चॉइस आपका है, बट वंस यू प्रिंट इट, देर आर ऑलमोस्ट 150 पेजेस। ये पूरा जो आपके नोट्स है 150 पेजेस है, दिस विल बी फॉर योर रिविजन एंड रिविजन ओनली। पूरे यू कैन सी दी एंटायर नोट्स, ये चलता ही जाएगा, और हर टॉपिक 100% मैंने कवर किया है। कौन सा कवर किया है, पार्ट डी, पार्ट सी और पार्ट ई, जहाँ से हमको सेक्शन सी के क्वेश्चंस आते हैं ना, वो वाला एरिया पूरा मैंने यहाँ पे कवर किया है। तो एवरीथिंग यू विल सी। अब आप ये चलता ही चले जाएगा। फिर जो नेक्स्ट पार्ट है वो है अपना बिजनेस फाइनेंस। ये देखो, ये यहाँ तक है आपका इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, फिर स्टार्ट होता है बिजनेस फाइनेंस। अब बिजनेस फाइनेंस में अगेन आई विल ट्राई टू लिंक दी एंटायर टॉपिक, जैसे इन्वेस्टमेंट ये अपना ऑलरेडी हो गया है, ये अब हम पढ़ने वाले हैं, एवरीथिंग आई हैव लिंक्ड थ्रू द टॉपिक्स। इसमें ये टोटल 4 चैप्टर हम पढ़ेंगे, हम स्टार्ट ये चैप्टर से कर रहे हैं, फिर ये फिर ये फिर ये, फिर वापस से आपको इसके पूरे नोट्स वगैरह सब मिलते रहेंगे। सेम वे दिस विल कंटिन्यू, और फिर लास्ट में जो अपना टॉपिक है वर्किंग कैपिटल वाला। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को लगता है कि सर ने सिर्फ क्या किया है, प्रैक्टिकल पार्ट कवर किया है, नहीं। अब जैसे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ये पूरा एक थियरी, दिस इज एंटायरली थियरी टॉपिक। थियरी टॉपिक भी मैंने एवरीथिंग आई हैव रिटन, ये पूरे सिर्फ थियरी टॉपिक्स ही है, वो थियरी टॉपिक्स भी मैंने लाइन बाय लाइन सब कुछ लिखा है, और उसमें भी हाईलाइट किया है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ दिस इज एंटायरली थियरी, इसमें देर इज नो प्रैक्टिकल क्वेश्चन, देर इज नो फॉर्मूला, देर इज नथिंग, पूरा थियरी है। और थियरी को भी मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़ाने की कोशिश की है। अब जैसे राइट्स इशू क्या है, वो क्या है, एवरीथिंग, जहाँ जहाँ पे एग्जाम्पल का ज़रूरत है, एग्जाम्पल, टाइमलाइन, एवरीथिंग। और
अगर एग्जाम्पल इज नॉट सफिशिएंट तो मैंने खुद मेरे एग्जाम्पल्स बना के भी आपको एक्सप्लेन किया है। डेट फाइनेंस, ये देखो बैंक लोन, बैंक लोन क्या है वो भी मैंने लिख के बताया आपको। क्यों सर? क्योंकि थियरी आता है, थियरी में पूछेंगे लिख के बताओ, आपको लिखना है, आपको लिखेंगे कैसे? जब आपको याद है तभी तो सब हम लिख पाएंगे ना। सो दिस इज जस्ट फॉर रिविजन, मल्टीपल रिविजन्स। ओके, सो अगेन एसएमई फाइनेंस, एसएमई स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, छोटे बिजनेस को अगर फाइनेंस करना है तो वो लोग कहाँ से फाइनेंस करेंगे, तो उनका पूरा डिस्कशन है। फिर इस्लामिक फाइनेंस, इसका पूरा डिस्कशन है। तो वॉट एवर इट इज आई हैव रिटन, जो आपको रेलेवेंट है, 100% सिलेबस इज कवर्ड। और सर क्यों कर रहे हैं आप ये? रिविजन के लिए, जस्ट फॉर रिविजन, हैंड रिटन नोट्स। नाउ कमिंग टू वन लास्ट पॉइंट विच इज हाइब्रिड सेशंस। अभी ये जो पूरा है, मतलब क्लासेस हो गया, स्टडी प्लानर हो गया, रिवीजन के लिए नोट्स हो गए, आपके एग्जाम किट के सॉल्यूशंस। हाँ, मैंने ये शायद बोला नहीं आपको कि मैं जो आपको लेक्चर्स दे रहा हूँ उसमें एग्जाम किट के भी पूरे क्वेश्चंस के वीडियोस है, ठीक है। तो अब जैसे मैंने आपको एग्जाम किट बताया था बुक का, वो हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने सॉल्व करके आपको बताया है थ्रू वीडियोस, 100% अगेन। एंड जो सेक्शन सी के क्वेश्चंस है वो मैंने पूरे नहीं किए, बट लेटेस्ट से अगर 10 क्वेश्चन है तो मैंने 5 कर दिए आपके लिए, सो दैट थोड़ा बहुत तो प्रैक्टिस स्टूडेंट को भी करना ही पड़ेगा। डन। तो ऑल ऑफ दिस इज ऑलरेडी देयर। नाउ सर फिर ये हाइब्रिड सेशन क्या है एंड व्हाट एग्जैक्टली इज एफएम सक्सेस क्लास? अब ये जो मैंने आपको बोला है ये तो सबके लिए है, एवरी स्टूडेंट हैज दिस एक्सेस, ठीक है। क्लासेस मिल जाएंगी, स्टडी प्लानर मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे आपको, और आपको क्या क्या कैसे कैसे करना है वो सब मिल जाएगा। और ऑफ कोर्स आपको अगर कुछ डाउट है तो देयर इज अगेन अ व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे आप जो भी डाउट पूछोगे लेस देन 24 आवर्स इट विल बी क्लैरिफाइड। देन सर व्हाट इज हाइब्रिड सेशन एंड एफएम सक्सेस क्लास? अब बहुत बारी क्या हो जाता है कि वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, आप कहीं ना कहीं पीछे हो गए, या आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, या फिर यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द अप्रोच। तो हाइब्रिड सेशन इज हर हफ्ते, अब जैसे मैंने आपको प्लानर बताया था, फॉर दिस सितंबर वी विल बी टेकिंग 11 सेशंस, 11 वीकली सेशंस। तो जनरली हर संडे को हम ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे का एक क्लास होता है, लाइव क्लास, जूम पे ही चलेगा वो, जहाँ पे अगेन हर सेशन, ऑल दीज 11 सेशंस का ऑब्जेक्टिव अलग है। ऐसे नहीं कि हर सेशन में मैं सेम ही चीज़ कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको बोलता हूँ कि जो हमारा फर्स्ट सेशन हुआ था उसमें क्या हुआ था। अब जैसे ये है एफएम सक्सेस क्लास, जो फर्स्ट सेशन था दैट वाज अ किक ऑफ सेशन, कि भाई इफ़ नाउ यू हैव स्टार्टेड डूइंग एफएम तो आपको क्या क्या करना है, तो हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली। बहुत बार स्टूडेंट्स को पता ही नहीं कि पढ़ना कैसे है, कितना टाइम रोज़ पढ़ना है, जो मैंने प्लानर बनाया है वो कितने घंटे में आप कवर कर सकते हो वो प्लानर को। फिर अगेन कॉमन मिस्टेक्स जो पहले के स्टूडेंट्स ने करा है, जो हमने डिस्कस किया वो तो अलग ही था, वो तो फेल क्यों हो रहे, बट बराबर पढ़ाई नहीं कर रहे बच्चे, वो कैसे आपको नहीं करना है, हाउ यू कैन बी बेटर। स्टडी प्लान क्या है, अकाउंटेबिलिटी चेक अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्या आपका उस हफ्ते का सिलेबस कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और अब उसको हम कैसे कवर कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गोल सेटिंग, भाई आपका टारगेट क्या है, आपको 90 लाना है, 70 लाना है, या सिर्फ 50 लाना है? जिसका टारगेट सिर्फ 50 लाना है भाई वो तो कभी पास हो ही नहीं सकता है। आपको मिनिमम 80 प्लस का टारगेट रखना है, 80, 85, 90, तब जाके कहीं ना कहीं हम पास होते हैं एफएम में, ठीक है। सो अवर टारगेट्स शुड बी वेरी हाई। तो गोल सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। फिर हम क्विज लेते हैं, ठीक है। जितना भी सिलेबस वो वाले वीक में हो गया था उसका आई कंडक्ट अ क्विज। काफ़ी बार बहुत सारे क्वेश्चंस है वो जो बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन हो जाते हैं, वो चैलेंजिंग क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। और जैसे मैंने बोला थियरी, मेरा फोकस हर बार थियरी पे रहता ही है। सो कौन आई विल गिव यू अ फ्यू क्वेश्चंस कि ये हफ्ते में आपको ये 4-5 क्वेश्चन का थियरी प्रैक्टिस करना है। अब ये सब कहाँ पॉसिबल है, ओनली इन दिस सक्सेस क्लासेस। अब जैसे जो सेकंड क्लास था, जिस सेकंड क्लास में आपको बता देता हूँ, हाँ हम रिवाइज भी करते हैं, सो आई रिवाइज एवरीथिंग अगेन। अब जैसे ये पूरे स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट्स का अटेंडेंस, उनका गोल क्या है, उनका वीकली टारगेट हुआ नहीं हुआ, उनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या चल रहा है, हर हफ्ते के बाद उनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या चल रहा है, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी रिवाइज ऑल दी कंटेंट, जो टॉपिक अपना हो गया वो फटाफट क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं उसको। देन क्विज, आपको जो जो भी चैप्टर्स आपके हो जाएंगे वो चैप्टर्स के मैंने क्विज बनाए। अब ये कौन से क्वेश्चंस है, ऑब्वियसली दोज क्वेश्चंस जहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट को डिफिकल्टी लगता है। सो क्विज होता है, आई विल यू विल स्कोर योर सेल्फ, आपका कितना स्कोर आया है, उसके बाद में मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ, प्लस जो सबसे इंपॉर्टेंट है
आई विल गिव यू टिप्स कि आप ये सेम क्वेश्चन, सॉल्यूशन तो आपको आ गया, वेरी गुड, बट ये हम कैसे फास्ट इसको सॉल्व कर सकते थे, हम कैसे टाइम बचा सकते थे। अगर फॉर्मूला बहुत बड़ा फॉर्मूला है तो हम उसको इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर के काफ़ी सारे टिप्स और ट्रिक्स आई डिस्कस यूजिंग दीज सेशंस। तो दिस इज लाइक अ एडेड, बोल सकते हो आप, लाइक अ प्रोटेक्शन विच विल हेल्प अस क्लियर अवर एग्जाम्स। इस बार FM पार, दैट इज माई मोटो। सो दिस इज ऑल्सो डन, वी विल बी हैविंग 11 सेशंस। तो हर सेशन में हर स्टूडेंट का कुछ ना कुछ डाउट रहता है। कभी कभी यू स्टार्ट फीलिंग लो कि सर नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं समझ में आ रहा है, कभी मोटिवेशन नहीं मिलता है, कभी डिसिप्लिन का इशू होता है। तो दीज आर लाइक मेंटरिंग सेशंस, तो जहाँ पे आई विल बी होल्डिंग योर हैंड एंड मेकिंग श्योर कि भाई हम हमारे गोल से, हमारे टारगेट से डिविएट नहीं हो रहे। ठीक है, सो इट इज योर गोल एंड माई गोल, दोनों का गोल सेम। वन लास्ट नोट, फाइनल नोट, नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज दिस। देखो, फ्रैंकली स्पीकिंग, अभी आप ऑलमोस्ट, अगर आप देख रहे हो तो शायद 1 सवा घंटे का लेक्चर तो ये हो ही गया है। तो आई हैव कवर्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट 100%। अगर मैंने इसमें दिया है तो आपको 105% इसमें देना है। I have made sure that everything is crystal clear, every question is solved, all the notes are with you। ठीक है, मैंने मेरा 100% इसमें लगाया है। किसके लिए? मेरे लिए नहीं, ऑफ कोर्स, हाँ मेरे लिए भी कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरा भी तो ब्रेड एंड बटर है, बट माई ऑब्जेक्टिव इज बिगर देन माई फाइनेंसेस। ओके, मेरे को चाहिए कि जो स्टूडेंट है, सी एट द एंड ऑफ द डे, जो स्टूडेंट है, he is already paying for the course, he is paying his examination fees, he is investing 3 months of his time, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप आपके ज़िंदगी के 3 महीने लगा रहे हो FM क्लियर करने के लिए, और अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो एंड लेट अस से आई एम अनेबल टू फिल द गैप, तो कहीं ना कहीं आई विल नॉट बी हैप्पी विद इट। तो आई हैव गिवन 100% और मैं स्टूडेंट से 105% एक्सपेक्ट करता हूँ। और अगर कोई 105% देने के बाद क्लियर नहीं होता है तो फिर वो मेरे से आगे बात कर सकता है। ठीक है, इफ़ यू हैव पुट इन द टाइम, एफर्ट, डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क एंड आई हैव डन द सेम टू मेक दिस फॉर यू, देन देर इज़ नो डाउट कि हम FM आराम से पास कर सकते हैं। ठीक है, आप मेरे पुराने स्टूडेंट्स को पूछ सकते हो, दे विल टेल यू कि हाँ भाई क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्लासेस क्या है, कैसे नहीं है। या इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट, जाने दो। तो एंड ये जो आपको क्लासेस मिलेंगे, दीज क्लासेस ऐसे नहीं कि सर मैंने वो 2-3 साल पहले रिकॉर्ड करके रख दिया है, दीज क्लासेस आर अपडेटेड। अगर मेरे को लगता है कि कोई एक ऐसा एरिया या ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को सेम डाउट आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, आई विल ट्राई टू चेंज द एग्जाम्पल, उसको मैं थोड़ा बेटर समझाने की कोशिश करता हूँ, एंड देन आई विल ऑब्वियसली अपडेट द वीडियो ऑल्सो। जो भी आपका लेक्चर वीडियो है मैं उसको अपडेट कर देता हूँ, सो दैट आगे जाके ये सेम डाउट आपको ना आए। सेम वे एग्जाम किट में भी बहुत बार होता है, बहुत बार बिकॉज ऑफ माई लर्निंग्स, आई एम ऑल्सो टीचिंग एवरी डे, तो बहुत बार ऐसे मेरे को बेटर एग्जाम्पल आ जाता है कभी कभी। तो अगर कोई बेटर एग्जाम्पल आ गया टू एक्सप्लेन द सेम टॉपिक, मेरे को लगता है हाँ भाई ये थोड़ा सा ज़रूरी है, तो आई विल अगेन एडिट दैट वीडियो सो दैट द वीडियोज आर ऑलवेज टॉप नॉच फॉर द स्टूडेंट्स। एंड ऑफ द डे मैं ये सब आपके लिए ही कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो या तो आप, देर विल बी अ नंबर इन द डिस्क्रिप्शन और इन द पिन कमेंट में भी, तो यू कैन रीच आउट टू दैट नंबर, और आप ऑल्सो यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो कि आपका क्या डाउट है, एंड वेन एवर पॉसिबल वी विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, दिस वॉज एवरीथिंग अबाउट द ओरिएंटेशन सेशन, कि सर इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, आप क्या करेंगे, हमको क्या करना है, सितंबर में अगर हमको लिखना है तो कैन वी ज्वाइन, येस 100% यू कैन ज्वाइन। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, नॉट जस्ट फॉर योर एग्जाम्स। नाउ आपका एग्ज़ाम हो या आपका कोई करियर का डिसीजन हो, एनीथिंग रिलेटिंग योर रिलेशनशिप हो, वॉट एवर इट इज़, वॉट एवर आपका जो भी लाइफ का पर्पस है, जो भी है, आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई विश यू
100% सक्सेस इन ऑल द एरियाज ऑफ योर लाइफ एंड आई विल प्रे फॉर द सेम। ठीक है, आई विल सी यू इन द क्लास एंड ऑल द वेरी बेस्ट।